नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 17वां अध्याय। आदर्श हिंदू होटल से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको ब्लॉग में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे चैनल जिस पे हम अपना व्लॉग और अन्य वीडियो अपलोड करते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आदर्श हिंदू होटल का 17वां अध्याय। अगले दिन जदू बाड़ुज्जे के साथ बेचू चक्रवर्ती कोयला घाट में रेल के बड़े ऑफिस में जाने के लिए निकले और शाम के बाद राना घाट लौट आए। बेचू जब अपने होटल में पहुंचा तब खाना पीना शुरू हो चुका था। पद्दो मेहरी ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ मालिक? बेचू, अरे बेकार का ही आना जाना हाथ लगा और 2 रुपए बर्बाद हो गए। उन लोगों ने कहा था जब हमारे हाथ में नहीं रहा अब कोई भी काम, टेंडर मंजूर होकर बोर्ड के पास चला गया है, अब इसकी अपील नहीं हो सकती। ओह, तब जाओ, तुम कल हजारी के पास ही चले जाओ। उसकी ज़रूरत नहीं। लौटते समय बाड़ुज्जे ने अपने होटल और मेरे होटल को मिलाकर एक कर देने की बात कही है। यह घर छोड़कर अगले महीने मैं उन्हीं के घर में। पद्दो मेहरी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। छोटे आदमी के पास ना जाकर बाड़ुज्जे बाबू के साथ काम करना अच्छा है। अगले 15 दिन में राना घाट में 2 उल्लेखनीय घटनाएं हो गईं। स्टेशन के अप प्लेटफॉर्म पर नया हिंदू होटल खुल गया। सफ़ेद पत्थर की टेबल कुर्सियां, बिजली की रोशनी और पंखों से सजाया हुआ आधुनिक ढंग का साफ सुथरा सुंदर होटल। होटल के मालिक की जगह पर हजारी का नाम देखकर बहुत से लोग अचरज में पड़ गए। और दूसरी खासी घटना यह हुई कि रेल बाजार में सब जगह यह अफवाह फैल गई कि बेचू चक्रवर्ती का पुराना होटल टूट गया। उस दिन तीसरे पहर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक हजारी चूड़नी के किनारे टहलकर वापस आ रहा था कि रास्ते में पद्दो मेहरी से मुलाकात हो गई। हजारी ने पद्दो को पुकार कर कहा, ओ पद्दो दीदी, कहाँ जा रही हो? पद्दो मेहरी रुक गई। उसके हाथ में पत्थर की एक छोटी सी प्याली थी। शायद आसपास ही कहीं पद्दो मेहरी का घर है। प्याली में क्या है पद्दो दीदी? जामन है, दही जमाने के लिए ग्वाले के यहाँ से ले जा रही हूँ। राजी खुशी हो ना? किसी तरह तुम मजे में हो ना ठाकुर? शायद यहीं कहीं आसपास रहती हो। इस सवाल के जवाब में पद्दो मेहरी ने जो कहा, हजारी उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह बोली, आओ ना ठाकुर, ना हो तो एक बार मेरे घर भी हो आओ। अच्छा तो चलो पद्दो दीदी। छोटा सा घर, एक और छोटा कुआं, दूसरी ओर टीन का रसोई घर और गौशाला। पद्दो मेहरी ने चबूतरे पर से एक चटाई लाकर हजारी के लिए बिछा दी। हजारी को थोड़ी घबराहट और संकोच हो रहा है। उसकी मालकिन है, लगातार 7 वर्षों तक उसने उसके होटल में काम किया है। हमें क्या इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? यहाँ तक कि पद्दो मेहरी से वह हमेशा डरता आया है और आज भी वहाँ जाने के भाव को आज उठा। पद्दो मेहरी ने कहा, पान बनाऊं, खाओगे? हजारी ने संकुचित होते हुए कहा, तो ना हो तो एक। पद्दो मेहरी ने पान बनाकर चाय की एक रकाबी में लाकर हजारी के सामने रख दिया। फिर कहा, सुना है रेल का होटल तो तुमको मिल गया है, वहाँ बिठाओगे किसको? सोच रहा हूँ वह बंशी के भांजे नरेन को बिठाऊं। नरेन की याद है ना उसी को। तनख्वाह क्या दोगे? वह सारी बातें भी तय नहीं हुई है। वह तो मेरे होटल में हिसाब किताब रखता है, देखभाल करता है, बड़ा अच्छा लड़का है। ठीक है। चक्रवर्ती बाबू की तबीयत ठीक है ना? कितने ही दिनों में उधर नहीं जा पाया। होटल कैसा चल रहा है? बुरा नहीं चल रहा, लेकिन मैं क्या कह रही थी कि जानते हो ठाकुर, रेल के होटल में मालिक को थोड़ा हिस्सा दे दो। तुम्हें भी काम में सुविधा हो जाएगी। हजारी इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं था। उसने जरा अचरज से कहा, मालिक किस तरह रहेंगे? उनका अपना होटल, उसकी फिक्र मत करो, मैं अब देख लूँगी। क्या कहते हो फिर? अभी तो मैं जवाब नहीं दे सकता पद्दो दीदी, लेकिन एक बात मेरे मन में उठ रही है, वह कह देता हूँ। रेल कंपनी जब टेंडर लेती है, जिसका नाम लिखा रहता है, उसके सिवा कोई और उसका हिस्सा विस्सा नहीं रहने देता। होटल तो मेरा नहीं है, रेल कंपनी का है।
ठाकुर, एक बात कहूँ, तुम अब बड़े होटल वाले हो, सुनती हूँ कि बहुत रुपए कमाते हो, लेकिन मैं तुम्हें वही हजारी ठाकुर समझती हूँ। तुम फिर से हम लोगों के होटल में नहीं आ सकते? हजारी ने अचरज से कहा, चक्रवर्ती बाबू के होटल में खाना पकाने? फिर मनी मन सोचा, पद्दो दीदी का दिमाग खराब हो गया है, ये कहती क्या है। लेकिन पद्दो मेरी काफ़ी जोर देकर कहा, सच कहती हूँ ठाकुर, तुम फिर हमारे होटल में चले आओ। क्यों पद्दो दीदी, तुमने यह बात क्यों उठाई? तो कहती हूँ सुनो, तुम्हारे आने से हम लोगों का होटल फिर जम जाएगा। इस तरह की बात उसने पद्दो मेहरी के मुंह से कभी नहीं सुनी थी। वही पद्दो मेहरी आज उससे ऐसी बातें कह रही है। हजारी पसीज गया। वह भूल गया कि एक बड़े होटल का मालिक है। पद्दो दीदी उसके मालिक की बराबरी की है। उसके मुंह की यह बात उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसी की आशा से मानो उसने इतने दिन राना घाट के बाजार में इतने कष्ट सहे हैं। दूसरे लोग चाहे जितना अच्छा करें, पद्दो दीदी का अच्छा कहना उन लोगों से बहुत ऊंचा है, बहुत ज़्यादा कीमती है। लेकिन पद्दो ने जो कहा है वह नहीं हो सकता। यह बात वह पद्दो को किस तरह समझाए। जब उसने गोपाल नगर की नौकरी छोड़कर फिर चक्रवर्ती बाबू के होटल में नौकरी की थी, तब भी तब भी अगर उन लोगों ने उसे ना भगा दिया होता, तब तो अपना होटल खोलने की कल्पना भी उसके मन में ना आती। उनके होटल में फिर नौकरी पाकर उसने अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझा था। उन लोगों ने क्यों उसे भगाया? अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब वह अपना मालिक नहीं है। होटल में कुसुम और रत्सी के रुपए लगे हुए हैं। उसकी उन्नति अवनति के साथ कई लोगों की उन्नति अवनति जुड़ी हुई है। अपने ख्याल या अपनी खुशी से चाहे जो कर गुजरने से अब काम नहीं चलेगा। टेम्पी का भविष्य देखना होगा। टेम्पी और नरेन बहुत दूर चला गया, अब नहीं लौटा जा सकता। हजारी ने दुख और सहानुभूति के साथ पद्दो मेहरी की ओर देखकर कहा, मेरा तो जी चाहता है पद्दो दीदी, लेकिन तुम ही बताओ अब कैसे जाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पद्दो मेहरी यह बात समझती नहीं थी, लेकिन निहायत बुरी हालत में पड़कर ही ऐसी बात कह गई। हजारी की बात का कोई जवाब न देकर वह कोठरी में चली गई और कुछ देर बाद कपड़े में बंधी हुई एक पोटली लेकर बाहर आई। पोटली को हजारी के सामने रखकर उसने कहा, पढ़ना तो जानते हो ना, इसे पढ़कर देखो। यह नहीं कि हजारी पढ़ना नहीं जानता, लेकिन इस काम में वह बहुत होशियार नहीं है। फिर भी पद्दो दीदी से वह कैसे कहेगी वह अच्छी तरह पढ़ना नहीं जानता। पोटली खोलकर उसने देखा, उसमें थोड़े से कागजों के सिवा और कुछ भी नहीं है। पद्दो मेहरी ने उसे संकट से उबार लिया। उसने खुद ही कहा, ये हैंड नोट है, कुल मिलाकर 700 के हैंड नोट। मालिक को जब भी जरूरत पड़ी मैंने उन्हें रुपए दिए थे। मैंने अपने हाथों की चूड़ी बेच दी, कान की बाली बेच दी। जब सधवा थी सब कुछ था, बदन पर सोने के 2-4 गहने थे। हजारी ने अचरज से पूछा, तुमने रुपए दिए थे पद्दो दीदी? दिए नहीं तो इतने दिनों से होटल किसके रुपए से चल रहा था? जो कुछ था मैंने सब उनके पीछे ख़त्म कर दिया। कुछ रुपए मिले नहीं, बस मुझे मेरी बहन की बेटी को और देवर के बेटे को खाना भर मिला है। पैसे बिल्कुल ही ना मिले ऐसा भी नहीं है, लेकिन वह होगा भी कितना। बहन की बेटी की शादी में मालिक ने 100 रुपये दिए थे। यह आज से 7 बरस से भी पहले की बात है। 700 रुपये का ब्याज ही कितना हो जाता है। रुपये बहुत दिनों पहले दिए थे, अब 9 बरस से ज़्यादा हो गए। उन 100 रुपयों के अलावा एक पैसा भी नहीं मिला। मालिक सिर्फ यही कहते आ रहे हैं कि होटल की हालत जरा संभल जाए, सब हो जाएगा, दे दूंगा। उनसे तुम्हारी जान पहचान पहले से थी या राना घाट में ही हुई? ये बहुतेरी बातें हैं ठाकुर। वे हमारे गांव फूले नवला के चक्रवर्तियों के घर के लड़के हैं। उनके बाप का नाम था ताराचंद चक्रवर्ती। बड़े अच्छे आदमी थे, उनकी हालत भी अच्छी थी। हमारे मालिक ताराचंद्र चक्रवर्ती के बड़े लड़के हैं। उन्होंने लिखना पढ़ना ज़्यादा नहीं सीखा। कहा कि राना घाट में जाकर होटल खोलूँगा, पद्दो कुछ रुपए दे सकती हो? रुपए मैंने दिए, इसको आज हो गए। हजारी ठाकुर के मन में कौतूहल तो हुआ, लेकिन उसने सोचा अब पद्दो दीदी से पूछना ना अच्छा है। गांव में इतने लोगों के रहते ताराचंद्र चक्रवर्ती घाट में पेचू के होटल में उसका मेहरी का नाम या मेहरी का काम करना नितांत देवाधीन योगायोग था या पहले से ही तय किया हुआ था? हजारी अगर ये सब बातें पूछता तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता था, लेकिन हजारी की उम्र हो गई है और जीवन में उसे कम जानकारी नहीं मिली है। उसने इस बारे में कोई सवाल ना करके कहा, पद्दो दीदी
हैंड नोटों को संभाल कर रख दो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें रुपए भी मिल जाएंगे, इनको रख दो। पद्दो एक अजीब ढंग की हंसी हंसकर बोली, इन सबको रखकर क्या करूंगी ठाकुर? यह सब जाने कब का सब खराब भी हो चुका है, पढ़कर देखो ना ठाकुर। हजारी ने अप्रतिम होकर सिर्फ इतना ही कहा, ओह, जो था वह कुछ भी नहीं है ठाकुर। होटल के चलते सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या रह गया है? हाथ में कहने भर के लिए राख भी नहीं है। आखिरी बातें पद्दोमहरी ने जैसे अपने आप से ही कही थी, किसी खास आदमी से नहीं। हजारी को बड़ा दुख हुआ। पद्दोमहरी की ऐसी हालत उसने कभी नहीं देखी थी। भीतरी बातें वह नहीं जानता। खामखा उसने पद्दो दीदी पर कितना गुस्सा किया था। थोड़ी देर और रुककर हजारी लौट आया। फिलहाल जब वह कुछ भी नहीं कर सकेगा तो दूसरे के दुख की कहानी सुनने से फायदा क्या? घर लौटकर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसे एक अजीब तरह के आनंद और तृप्ति का अनुभव हुआ। बाहर की और छोटे कमरे में टेम्पी की आवाज़ सुन पड़ी। वह कह रही है, नरेंदा, चाय पीना पिए, आप यहाँ से किसी तरह नहीं जा सकते, बैठिए। और नरेन कह रहा था, नहीं, एक बार इस होटल में जाना होगा। तुम समझती नहीं हो आशा, स्टेशन का होटल तो इस समय बंद है, लेकिन मामा जी के आने से पहले मुझे इस होटल की देखभाल करनी होगी। हजारी खुद भी यह बात भूल चुका था कि टेम्पी का भला नाम आशा लता है। इस बीच नरेन ने कहाँ से उसका पता लगा लिया? टेम्पी जिद करती हुई बोली, नहीं, वह सब काम धाम रहने दीजिए। आपने कहा था कि आप मुझे और माँ को टॉकी दिखाने ले जाएंगे। आज आपको ले जाना होगा। आज? आज क्या है? ले आऊं? उस कमरे में टॉकी का एक कागज है। ढोल बजाकर उस शाम कागज बांटा जा रहा था। खोका एक कागज ले आया। लाओ तो झटपट। हजारी नहीं चाहता था कि उन लोगों की बातचीत में बाधा डाले। यहाँ तक कि वह दबे पांव चबूतरा पार करके ज्यों ही उधर वाले कमरे में घुसा, त्यों ही टॉकी के कागज की तलाश में आई हुई टेम्पी बाबा के सामने पड़ गई। टेम्पी को कहीं बाद में किसी तरह लज्जा ना हो, इसलिए हजारी ने दूसरी ओर देखकर कहा, अरे टेम्पी, तेरी माँ कहाँ है? टेम्पी अचानक थोड़ा संकुचित हो गई। बोली, कौन बाबा, कब आए? तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। हजारी को लगा जैसे टेम्पी से देखकर बहुत खुश नहीं हुई है, जैसे वह सोच रही है कि बाबा जरा देर बाद ही आते तो क्या नुकसान हो जाता। हजारी के दिल के अंदर कहीं एक दर्द सा उठा। आह, बेचारी बेटी, सारी बातें क्या वह सजाकर कह सकती है कि या खुद समझ सकती है? टेम्पी को खुद अपने मन की क्या खबर है? हजारी ने कहा, मैं तुरंत होटल जा रहा हूँ टेम्पी, 5 बज गए हैं, अब रुकने से काम नहीं चलेगा, बस एक गिलास पानी मुझे दे दो। दूसरे कमरे में नरेन ने पुकार कर कहा, मामा जी कब आए? हजारी जैसे पहले से नरेन की बात नहीं सुन सका, या नरेन यहाँ मौजूद है इसके बारे में कुछ नहीं जानता, ऐसा भाव दिखाकर वह बोला, कौन? नरेन, कब आए बेटा? मैं तो बहुत देर से आया हूँ मामा जी, चलिए मैं होटल चलता हूँ। कहता कहता नरेन सामने आ खड़ा हुआ। हजारी ने कहा, कुछ नाश्ता वाश्ता तो कर लो, इस वक्त होटल में धुएं में जाकर क्या करोगे? बैठो जरा देर। टेम्पी अपने नरेंदा के लिए चाय? अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, होटल में भी तो अभी चाय बनेगी, बनने दो ना, जब घर पर आ ही गए हो तो चाय पीते जाओ, कहकर हजारी घर के बीच वाले कमरे की ओर सरक गया। हजारी ने देखा टेम्पी की माँ रसोई घर के चबूतरे पर चटाई बिछाकर गहरी नींद में सोई हुई है। बेचारी एंडुशाला में हमेशा काम करते करते ही मरती रही है। अब जब नौकर सारा काम जब लगभग कर ही देता है, तब वह जीवन का थोड़ा उपभोग कर ले। हजारी ने स्त्री को भी नहीं जगाया। सबने मिलकर हमेशा बहुत तकलीफें सही हैं। अब जब सुख का मुंह देखने को मिला है, तब वह उसमें विघ्न न डालेगा। टेम्पी की माँ सोती रहे। हजारी घर से निकलने ही जा रहा था कि नरेन ने जरा शर्माते हुए कहा, मामा जी, यह आशा कह रही थी कि मामी जी को और उसको एक बार टॉकी दिखा लाऊं, आप क्या कहते हैं? हजारी को इस बारे में कोई संदेह न रहा। यह बात कहने के लिए टेम्पी ने ही नरेन को कहा है। उसके मन में कौतुक और आनंद दोनों ही दिख पड़े। बच्चे हैं सब, वे क्या करते हैं क्या नहीं, बड़े लोग सब जानते हैं, पर वे बेचारे समझते हैं कि कोई उनके मन की कुछ खबर नहीं रखता। उसने घबराकर कहा, जाओगे तो जाओ ना, आज ही जाओगे? पैसे रुपए सब तुम्हारी मामी के पास है, मांग लेना। कब तक लौटोगे? रात के 8 बज जाएंगे मामा जी, कह आप खुद ही स्टेशन पर कुछ देर जाकर बैठे। अच्छा, मैं स्टेशन पर चला जाऊंगा, तुम उसकी फिक्र न करो, तुम इन लोगों को ले जाओ। अरे टेम्पी, अपनी माँ को बुला तो दे, अगर तुम लोगों को जाना है तो तैयार हो जाओ। हजारी ने और देर नहीं की, घर से बाहर निकल गया। बच्चों को हंसी खुशी में वह विघ्न नहीं डालना चाहता। पहले बाजार वाले होटल में
आकर यहाँ का सारा इंतजाम कर देने के बाद दिन ढलने पर वह स्टेशन प्लेटफॉर्म के होटल में भी आया। यहाँ वह ज़्यादा नहीं बैठा करता। नरेन यहाँ का मैनेजर है। साहबी ढंग का सारा इंतजाम, ना जाने उसे कैसा लगता है। शाम के 7:30 बजे हैं। चट्टगांव मेल आने में ज़्यादा देर नहीं है। बनगांव की गाड़ी भी अभी भी छूटेगी। इस समय से लेकर रात के 11:30 बजे तक सिराजगंज, ढाका मेल, नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस वगैरह दूर दूर की गाड़ियों की भीड़ रहती है। बहुत से यात्री आते जाते हैं और बहुतेरे खाते भी हैं। हजारी को उम्मीद से ज़्यादा ही लोग यहाँ खाना खाते हैं। हजारी को देखकर रसोइया और नौकर चाकर थोड़ा घबरा गए। सभी जानते हैं हजारी ही उनका असली मालिक है। नरेन तो सिर्फ मैनेजर है। उन्होंने यह भी अच्छी तरह समझ लिया कि अभी 10 बरस से वे लोग हजारी के पैरों तले बैठकर खाना पकाने का काम सीख सकते हैं। इसलिए हजारी को सिर्फ अपना मालिक समझकर वे लोग उसके प्रति सम्मान नहीं दिखलाते, ऐसी बात नहीं। वे लोग उस्ताद कारीगर जानकर उस पर श्रद्धा भी रखते हैं। एक रसोइये का नाम है सतीश दिगुड़ी। हुगली जिले के किसी गांव का रहने वाला है। ब्राह्मण है। रसोई का काम बहुत बढ़िया जानता है। पहले बड़े बड़े होटलों में ऊंची तनख्वाह पर काम भी कर चुका है। यहाँ तक कि एक बार जहाज से सिंगापुर तक गया था। वहाँ कुछ दिनों तक एक सिख होटल में काम भी किया था। सतीश खुद अच्छा रसोइया है, इसलिए हजारी का महत्व अच्छी तरह समझता है और उसे काफ़ी सम्मान करता है। हजारी ने उससे पूछा, क्यों दिगुड़ी, खाना सब कुछ तैयार हो गया? जी मालिक, ना हो तो एक बार मांस देख लीजिए। अरे मैं क्या देखूंगा जब वहाँ आप हैं। ऐसी बात मत कहीं मालिक, और कोई आपको समझे ना समझे मैं आपको जानता हूँ, आकर एक बार देख लीजिए। हजारी ने रसोई घर में जाकर कढ़ा में मांस का रंग देखकर कहा, मांस का रंग ऐसा क्यों है रे दिगुड़ी? सतीश ने खुश होकर रसोइये से कहा, मैंने कहा नहीं था कार्तिक, मालिक की आंखों में देखकर ही दोष जान जाते हैं। खराद में कहीं टेढ़ापन रहता है। अगर कुछ ख्याल ना करें तो आज आपको बता देना होगा कि गलती क्या है। हजारी ने हंसकर कहा, इस उम्र में मेरा इम्तिहान लोगे दिगुड़ी? मिर्च ठीक से नहीं पीसा है, मिर्चा पुराना है, इसी से रंग ठीक नहीं हुआ। रंग आता है सिर्फ मिर्च से। क्या कहें मालिक, आपकी पैरों की धूल रखने को जी चाहता है, लेकिन एक और गलती हुई है, यह बताइए। तीखी नज़र से थोड़ी देर तक मांस के कढ़ा की ओर देखने के बाद हजारी ने कहा, हल्की आंच में भुने मांस में जो पानी डाला गया था वह अच्छी तरह खौला नहीं था, उसी से झाग उठ रहा है और मांस इससे खराब हो जाएगा। सतीश ने रसोइये की ओर देखकर कहा, सुनो कार्तिक सुनो, पानी डालने के वक्त मैंने तुमसे कहा नहीं था इतना झाग उठ रहा है, मांस नरम नहीं होगा, और देखो मालिक ने बिना देखे ही कैसे समझ लिया। आप ठीक ही उस्ताद हैं मालिक। हजारी हंसकर कुछ कह नहीं जा रहा था कि इतने में चट्टगांव मेल हड़हड़ाती हुई प्लेटफार्म पर आ पहुंची और बात का तार टूट गया। होटल के आदमी दूसरे दूसरे कामों में लग गए। खासा अच्छा मकान है, बिजली की रोशनी हो रही है। कुर्सियों पर बैठे बाबू लोग मार्बल के पत्थर के टेबल पर बैठे खाना खा रहे हैं। ग्राहकों की बेहद भीड़ है। उधर बनगांव लाइन की गाड़ी भी आकर खड़ी हो गई। शोरगुल, हो हल्ला, व्यस्तता, पैसे गिनने का और छोर नहीं। यही तो जीवन है। बेचू चक्रवर्ती के होटल के रसोई घर में बैठकर सरसी करछुल घुमाते फिराते उसने इसी तरह के होटल की तो कल्पना की थी, लेकिन कभी उसे भरोसा नहीं हुआ। उसके भाग्य में इतना सुख भी था। इस अनसोचे क्रम व्यस्त होटल जीवन के बीच पद्दो मेहरी के जाने कितने अपमान आज सार्थक हो गए। आज किसी के लिए उसके मन में कोई विद्वेष नहीं। हजारी अचानक ही सोच बैठा। उसके मन में चाकदह से पैदल गोपाल नगर जाते समय उस छोटे से गांव के ग्वाले के घर की उस बहू का ख्याल आ गया। हजारी ने उसे जबान दी थी, वह उसके रुपए रोजगार में लगा देगा। कल वह जाएगा। गरीब लड़की के रुपए लगाने की अच्छी जगह है। हजारी के बुरे वक्त में उसने विश्वास करके देना चाहा था। अच्छे वक्त में उसे उस भोली भाली लड़की की ओर देखना होगा, नहीं तो धर्म नहीं रहेगा। और दूसरे दिन सवेरे ही हजारी नया पाड़ा के लिए रवाना हो गया। चाकदह स्टेशन तक बेशक रेल से आया और बाकी रास्ता उसने पैदल ही चला। उसी तरह बड़े बड़े इमली और दूसरे पेड़ों के जंगल में दिन रहते इस रास्ते में अंधेरा बना रहता है। हजारी को याद आया कि उस बार जब वह इस रास्ते से गुजरा था तब तुरंत ही उसकी राना घाट वाली होटल नौकरी छूटी थी। पास में पैसे नहीं थे। पैदल चलकर वह इसी रास्ते से नौकरी ढूंढने गया था और आज